नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस, उसके बाद आपको बताते हैं खबर। सीएम योगी ने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर लगाया जनता दर्शन। सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। छोटे शहरों को सरकार की बड़ी सौगात, बड़े शहरों की तरह बनेगा एक्शन प्लान। बड़े शहरों की तरह मिलेंगी लोगों की सुविधाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। अखिलेश को बताया अपना दोस्त। अखिलेश ने शेयर की मुलाकात की फोटो। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की नई टीम का ऐलान। सीडब्ल्यूसी में 39 नेताओं को मिली जगह। G23 के नेताओं को भी खड़गे ने दिया न्योता। मऊ में चुनाव प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई सियाही। कार से उतरते ही युवक ने फेंकी सियाही। बीच में ही प्रचार छोड़कर लौटे दारा सिंह चौहान। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन लगाया। आपको बता दें कि सीएम ने जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सभी को आश्वस्त किया कि जनता की समस्या के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध है। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर उसे अधिकारियों की इस दिशा निर्देश के साथ समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिकरण निस्तारण सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में सीएम योगी ने एक एक कर सभी लोगों से मुलाकात की और उनकी बात सुनी और उनके प्रार्थना पत्र लिए। उन्होंने सभी को समस्या निस्तारण का भरोसा देते हुए कहा कि उनके रहते हुए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में एस्टिमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन को भेजें। इलाज के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होगा। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जनता दर्शन की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में एक एक लोगों से मुलाकात की और तमाम लोग उसमें बीमारियों को लेकर आए थे और अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए कि किसी के इलाज में कोई कमी ना आने पाए। राज्य सरकार छोटे शहरों के सुनियोजित विकास के साथ ही वहां के नागरिकों को बड़े शहर की तर्ज पर सुविधाएं देंगी। इसके लिए 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए भी मास्टर प्लान बनेगा। इनमें वे शहर शामिल होंगे जहां पर विकास प्राधिकरण नहीं है। दरअसल सरकार बड़े शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए अब छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। इसके लिए पिछले दिनों तमाम छोटे छोटे आबादी वाले कस्बे और बाजारों को नगर निकाय का दर्जा दिया गया है। सरकार चाहती है कि छोटे शहरों में भी सुनियोजित विकास को बढ़ावा देकर जहां बड़े शहरों की आबादी को कम किया जा सकेगा, वहीं अवैध निर्माणों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने अब छोटे शहरों के सुनियोजित व सुविधायुक्त विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कहा है। मास्टर प्लान बनने के बाद इन शहरों में विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर भवन विकास उप नियम भी बनेंगे और इसे बनाने की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को दी जाएगी। और इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि भवनों का नक्शा किस मानक के आधार पर पास किया जाएगा। मानक में घनी व मिश्रित आबादी के अलावा शहर के बाहरी क्षेत्रों में नक्शा पास करने के लिए अलग अलग प्रावधान किए जाएंगे। सरकार की मंशा के मुताबिक अमृत 2 के तहत पहले चरण में 25 निकाय क्षेत्रों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे शहर के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यदि नजदीकी शहर में ही बड़े शहरों की तरह सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और आवासीय सुविधा मुहैया करा दी जाए तो गांवों से शहर की ओर होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिल सकती है। हरदोई, संडीला, जौनपुर, एटा, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, घोसी, महोबा, रॉबर्ट्सगंज, जगदीशपुर, देवरिया, अमेठी, सुल्तानपुर, टांडा, संभल, अमरोहा, चंदौसी, इटावा, गाजीपुर, मैनपुरी, सीतापुर, बिजनौर, शाहजहांपुर और बदायूं में ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की सक्सेस के बाद अब इन दिनों यूपी दौरे पर है। इसी कड़ी में थलाइवा एक्टर ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की और इसके बाद वे अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इससे पहले रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। रजनीकांत ने अखिलेश से मिलने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से अपनी मुलाकात को बहुत बढ़िया बताया और रामलला के दर्शन के लिए रवाना होने की भी कंफर्मेशन दी। मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने कहा, मैं 9 साल पहले मुंबई में एक समारोह में अखिलेश यादव से मिला था और तब से हम दोस्त हैं। हम फोन पर बात करते हैं। 5 साल पहले जब मैं यहाँ शूटिंग के लिए आया था लेकिन मैं उनसे मिल नहीं सका था, अब वह यहाँ है इसलिए मेरी मुलाकात हुई। वही सवाल पर कि क्या रजनीकांत मायावती से भी मिलेंगे, थलाइवा एक्टर ने इनकार कर दिया। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने लिखा, जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। मैसूर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पर्दे पर रजनीकांत जी को देखकर जितनी खुशी होती थी वो आज भी बरकरार है। हम 9 साल पहले व्यक्तिगत रूप से मिले और तब से दोस्ती है। 9 साल पहले बॉम्बे में एक फंक्शन में अखिलेश जी से मुलाकात हुआ था। उस दिन से हमारा दोस्ती चल रही है। आपस में फोन में भी बात करते हैं। अभी लास्ट 5 साल पहले मैंने इधर आया था शूटिंग के लिए। उधर एक्चुअली अखिलेश जी नहीं थे, नहीं देख पाया। अभी है, अभी आके उनको देखे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। ये करते सिखा रहे, मेरे दोस्त है ना, इसलिए बात कर रहे हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। कांग्रेस की नई टीम में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल है। जो कांग्रेस की नई टीम है उसमें वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कुल 39 लोगों को शामिल किया गया है। CWC का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों बैठक का दौर चला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की। CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, AK एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। इसके अलावा 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चौहान, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनाथ और अलका लांबा भी शामिल हैं। वहीं मऊ से बड़ी खबर है। आज रविवार को बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई है। वह प्रचार करने थाना सराय लखानशी क्षेत्र के अदरी गांव पहुंचे थे। कार से उतरने पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे, तभी बीच से किसी ने उन पर स्याही फेंक दी। स्याही उनके आंखों में भी चली गई। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। पीछे खड़े उनके गार्ड ने तुरंत उनको पीछे किया और आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया। वहीं स्याही गिरने से आसपास खड़े लोगों के कपड़े खराब हो गए। बता दें कि दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी विधानसभा उपचुनाव में जनसंपर्क के लिए जा रहे थे। स्याही फेंके जाने के बाद दारा सिंह चौहान ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि यह विपक्ष की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी को यह साफ तौर पर पता है कि वह भारी मतों से यह चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में समाजवादी पार्टी के गुंडे स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में उनकी भारी मतों से जीत होने जा रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पर उन्होंने हत्यारा होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों पर घोसी की जनता मोहर लगाने जा रही है। इसी बात की घबराहट समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है, इसलिए ये काम सपा के लोगों ने किया है। बता दें कि सपा से बीजेपी में शामिल होने वाले दारा सिंह चौहान ने बुधवार को मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भर दिया था।
दारा सिंह चौहान यहां से सपा विधायक थे, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट खाली हो गई। दारा सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक सफर बसपा के साथ शुरू किया था। वो 1996 और 2000 में राज्यसभा सदस्य भी थे। उन्होंने 2009 में बसपा के टिकट से घोसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो यह चुनाव जीत गए थे। इसके बाद 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इसके बाद वो 2022 में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ गए थे। भाई हम लोग तो यहाँ से डांडी पे मीटिंग करके गए। डांडी से मीटिंग करके बाद अदरी चट्टी पे पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बूथ के थे, सेक्टर के प्रभारी अध्यक्ष थे, उनके बीच में पार्टी की मीटिंग होनी थी। जो हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी में से कोई लड़का आया जिसने स्याही फेंक करके तुरंत वहाँ भाग गया। इसका मतलब कि चूँकि वहाँ पे अक़लियत के लोग ही बड़े पैमाने पर रहते हैं, ये वहाँ के माहौल को ख़राब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है, वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हो रही है। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई थी। बीजेपी सरकार ने सदन में गंभीर मुद्दे पर चर्चा कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने बिजली की समस्या पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। सपा नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार महंगाई से लोगों को राहत दिलाना नहीं चाहती है। शिवपाल यादव ने कैग की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी सरकार को सबसे भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था। बिजली मिलने के बजाय छापे, जुर्माना और FIR की कार्रवाई जरूर होती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान सांड से परेशान है। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार से पूरा प्रदेश परेशान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी शिवपाल यादव ने टिप्पणी की। दावा किया गया कि गठबंधन पूरी तरह सफल होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन होने के बाद सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। शिवपाल यादव पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश यादव के घर शनिवार को पहुंचे थे। राजेश यादव के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शिरकत कर शिवपाल यादव घर से बाहर निकले। घर के बाहर डटे पत्रकारों ने सपा नेता को घेर लिया। उन्होंने कई मुद्दों पर शिवपाल यादव से तीखे सवाल भी किए। उन्होंने दावा किया कि सपा के कार्यकाल में बने एक्सप्रेसवे जैसा कोई भी एक्सप्रेसवे सरकार नहीं बना पाई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीटों का बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती है। सुल्तानपुर में आज दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश के साथ ही घटना का कारण तलाशने में जुट गई है। आपको बता दें कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सुरौली गांव के मोहम्मद सफदर इमाम की हत्यानगर में इलेक्ट्रिक की दुकान है। जी हां, हयातनगर में मोहम्मद सफदर इमाम की इलेक्ट्रिक की दुकान थी। आज सुबह सफदर घर से दुकान के लिए निकला ही था कि बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सफदर को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही सफदर के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है और मामले की पड़ताल कर रही है। तो सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुकान से लौटते वक्त सफदर नाम के व्यक्ति की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। नाम एडवोकेट अमन सुल्तानपुरी है। हम सुबह घर से 9 बजे निकले थे, अपने सुल्तानपुर आ रहे थे, तो मुझे रास्ते में बरुई निवासी रिंकू जो उनकी क्लिनिक है वहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब ये घटना जर्नल है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसने मारा है, किसी ने देखा है नहीं, क्योंकि पुलिस का काम है, तफ्तीश करेगी, फिर उसके बाद खुलासा होगा। किसी से कोई पुरानी रंजिश ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसी पुरानी रंजिश तो इनसे किसी से नहीं थी। इससे पहले घर का सबसे सीधा बच्चा कहा जाता है ये। कोई मजाक भी करता था तो ये हंस के टाल के चले जाते थे। कभी किसी से कोई दुश्मनी इनकी नहीं रही है। किस तरह की घटना हुई है आज? घटना सुबह छोटा वाला भाई हमारा है, सफदर इमाम नाम है उसका, वो घर से काम के लिए निकला है। अब अचानक हम लोग को सूचना मिलती है कि गोली मार के हत्या कर दी गई है। जासापारा बरुई के पास की घटना है। किसी पे संदेह है? किसी पे संदेह? अभी कोई
आप मृतक के क्या हैं? हम बड़े भाई हैं, हैदर इमाम नाम है मेरा। कैसे पता चली आपको, सूचना कैसे मिली? हमारे पास फ़ोन आ रहा था, फ़ोन आया कि आपके भाई को गोली मार दी गई है। तो मैं भाग के पहुंचा, हम लोग मौके पे ही। हुसैन नाम का मरीज मृत अवस्था में गोली लगने के कारण यहाँ आया था। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है, बाकी प्रक्रिया पुलिस द्वारा करी जा रही है। कब मरीज कब आया है? लगभग 45 मिनट तक। सफदर इमाम नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की दुकान है और उसी संबंधित ये काम भी करते हैं। आज थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत जब ये घर वापस जा रहे सुबह 10 बजे के आसपास, तब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनको गोली मारी गई, जिससे इनकी देहांत हो गया है। बाकी पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अपनी कई टीमें गठन कर दी हैं जो जानकारी और पूछताछ करके बाकी सूत्र और सारे जो ये एंगल से इसकी उजागर करने की कोशिश कर रही है। रायबरेली का जिला अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ एडमिट एक मरीज का मोबाइल चोरी हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में 2 लोग मोबाइल चुराते हुए कैद हुए हैं। सीएमएस ने चोरी का वीडियो पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो रायबरेली का अस्पताल चोरों का अड्डा बना हुआ है। मरीज का मोबाइल चोरी हो गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल से एक मरीज का मोबाइल चोरी हुआ है। सीएमएस ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के भातकोल गांव स्थित हनुमान मंदिर के निकट तमसा नदी के किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शनिवार शाम 4 बजे के करीब भातकोल में तमसा नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर के निकट ग्रामीणों ने शव को देखा, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। मौके पर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार त्रिपाठी और क्षेत्रीय एसआई राजेश कुमार वर्मा अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शिनाख्त में जुट गए हैं। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे भवानी दीन मजरे कुरोली दमा गांव के शैलेंद्र कुमार उर्फ रिंकू की पत्नी ज्ञानवती और उनकी 1 माह की बेटी माही का शव कमरे के अंदर रस्सी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि परिजनों की सूचना पर पहुंचे डलमऊ पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक विनीत सिंह के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मृतक के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दोनों को मार डालने का आरोप लगाया है। अरे बहन को फांसी लगा के गड़बड़ ने मिल के मारा है। और उसकी लड़की भी थी? हाँ, लड़की, छोटी लड़की भी नन्ही सी थी, उसको भी मार दिया गला दबा के। किसने मारा है? अरे सब लोग घर पर मिल के मारे हैं। नाम रिंकू हो गए और इनका नाम महेंद्र नहीं है, मगर ये पूनम नाम है और तीरथ रानी नाम है। जब घर में 5 ले जितने ज्यादा सब घर पर मिल के मारे हैं। हम पूरे भवानी दीन की रहने वाली ज्ञानवती, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, और इनकी नवजात पुत्री जिसकी उम्र 1 माह है, दोनों इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए और मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस तत्काल हॉस्पिटल पहुंची और दोनों शव को सुपुर्दगी में लेते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। इस घटना के संदर्भ में ज्ञानवती के पति शैलेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी पुत्री के साथ आत्महत्या कर ली है। घटना के बारे में स्थानीय पुलिस द्वारा ज्ञानवती के परिजनों को सूचित कर दिया गया है तथा हमारी फील्ड यूनिट की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ली है। वहाँ जो भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं उनको कलेक्ट कर ली है। इनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के चकिया इलिया मार्ग पर पतेरी मोड़ के पास 1 सप्ताह पूर्व दुर्घटना में घायल सरोज कुमार भारती की मौत हो गई है। इससे नाराज ग्रामीणों ने रविवार की सुबह शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें, इसकी वजह से 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी सुखराम भारती, नायब तहसीलदार राजेंद्र यादव के आश्वासन पर ग्रामीणों ने मार्ग खोला। आपको बता दें कि सीमावर्ती बिहार के चांद थाना अंतर्गत पतेरी गांव के सरोज कुमार भारती बीते 12 अगस्त को रात 8 बजे पैदल घर जाते वक्त सोकरा गांव निवासी कृष्णानंद तिवारी के बाइक से धक्का लग गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए चंदौली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 दिनों तक उसका इलाज
अस्पताल में चलता रहा, लेकिन 4 दिनों के बाद डॉक्टरों ने उसे घर वापस भेज दिया था। इसी बीच शनिवार की रात सरोज की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए और चकिया इलिया मार्ग पर मृतक के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंच गए और परिजनों सहित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, मगर बात नहीं बनी और ग्रामीणों ने अस्पताल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। चिकित्सक और मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार करने, उचित मुआवजा दिए जाने और उच्च अधिकारियों के आने के बाद ही चक्का जाम समाप्त किए जाने की मांग पर अड़े रहे। सीओ रघुराज चकिया सहित सर्कल के 3 थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन चक्का जाम कर रहे ग्रामीण नहीं माने। एडिशनल एसपी सुखराम भारती के आने के बाद उनके आश्वासन पर 4 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। 4 घंटे तक चले जाम में एम्बुलेंस सहित कई वाहन फंसे रहे, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 12 तारीख की शाम को एक सरोज नाम के व्यक्ति पैदल जा रहे थे पंखा बनवा करके। 2 लोग तेज स्पीड में मोटरसाइकिल से जिनसे धक्का लगा सरोज को और उनको चोट लगी। उनके परिवारीजन उनको कई अस्पतालों में यहाँ से लेकर चंदौली तक इलाज कराए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज रात में उनकी डेथ हो गई है। और उनके परिजन डेड बॉडी को लेकर के थाने की तरफ जा रहे थे, तो अस्पताल के सामने यहाँ रुक करके लोगों ने अपनी पीड़ा कहनी चाहिए शासन को और पुलिस को। हम लोग आए, लोग डेड बॉडी को सड़क पर रख करके बैठे। हम लोग आए, समझा बुझा करके जाम को खुलवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है और इनके लिए जो भी आर्थिक सहायता नियमानुसार बन पाएगी वो करवाई जाएगी। सर, परिजन की तरफ से तहरीर दी गई है किसी को? हाँ, परिजन की तरफ से तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा लिखा गया है और जिस अस्पताल में इन्होंने अपना इलाज कराया जाना बताया है, उस डॉक्टर के खिलाफ भी उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाथरस में 41 साल पुराने डकैती के केस में बड़ा फैसला आया है। हाथरस की स्थानीय कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास का फैसला कोर्ट ने दिया है। आरोपी भोले सिंह को अब इस मामले में 10 सालों तक सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी उनकी आयु 60 वर्ष है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर चर्चा गर्मा गई है। कुछ लोग कोर्ट के फैसले को देर से लेकर बेहतर फैसले के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग फैसला आने में बहुत देर होने की बात कर रहे हैं। हाथरस जिले के बरसोई गांव में 41 साल पहले हुई डकैती के केस में आरोपी भोले सिंह को दोषी करार दिया गया। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश महेश श्रीवास्तव ने आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान किया। हाथरस कोर्ट के फैसले के संबंध में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील एडीजीसी राजपाल सिंह दिशवार ने कहा कि डकैती की घटना 17 जनवरी 1982 को घटी थी। 7 लोग गोवर्धन लाल नाम के एक व्यक्ति के घर में उसे लूटने के इरादे से घुस गए थे। हालांकि गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और बदमाशों से भिड़ गए। वकील ने कहा कि घटना में शामिल 5 आरोपी भागने में सफल रहे थे। हाथरस निवासी भोले और मुकदमे के दौरान मृत सुगर पाल को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। दोनों आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया था। जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने अन्य दोषियों रविंदर, विजेंदर, धनवीर, महिपाल और हरपाल की पहचान का खुलासा किया। पुलिस रिकॉर्ड में आरोपियों का केवल पहला नाम ही उपलब्ध है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 397 और शस्त्र अधिनियम 1959 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। कई बार छापेमारी के बावजूद पुलिस फरार अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी और इस दौरान उनकी मौत हो गई। कोर्ट में केस लंबित होने के दौरान भोले और सुगरपाल को गिरफ्तारी के 1 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसके बाद से मुकदमा चल रहा था। अब इस केस में फैसला आया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।